नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी सप्लाई पे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इंडिया के अंदर सप्लाई होती है, वो होती है दो तरह से। नंबर एक एसी सप्लाई और नंबर दो डीसी सप्लाई। तो हम बात करते हैं डीसी सप्लाई की। तो जो हमारा जनरेटर है वो काम करता है डीसी जनरेटर के ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ डीसी जनरेटर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं आज। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को का नाम क्या है। कहने का मतलब ये है कि यह एक डीसी जनरेटर का एक भाग दिखाया गया है, ये वाला। तो इसके अंदर जो अपना ये एक्स वाला भाग दिखाया गया है, ये वाला भाग क्या नाम होता है इस वाले भाग का, ये पूछा है इसने। यहाँ अपना नंबर फर्स्ट ऑप्शन है कि आर्मेचर कोर कहलाता है। तो दोस्तों, ये भाग अपना आर्मेचर कोर नहीं कहलाता है। नंबर बी ऑप्शन है ब्रुश। तो दोस्तों देखिए, बी ऑप्शन ब्रुश है, तो ब्रुश भी यहाँ नहीं लगे होते हैं क्योंकि ब्रुश कम्यूटेटर के एक साइड में लगे होते हैं दो। तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर रेजर। तो ये अपना जो भाग है ये कहलाता है कम्यूटेटर रेजर के नाम से। किस नाम से कहलाता है ये भाग? कम्यूटेटर रेजर के नाम से कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपना आंसर नंबर सी। क्या नाम होगा? ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम्यूटेटर रेजर। तो इसका आंसर अपन सर्च करते हैं, इसका आंसर क्या है। आंसर नंबर सी देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है कम्यूटेटर रेजर। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। क्वेश्चन दे रखा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यानी कि इस तरह का एक डीसी जनरेटर दे दिया दोस्तों। ठीक है, तो जनरेटर दे दिया इस तरह से, ये अपनी सप्लाई है यहाँ से। तो ये सप्लाई में के अंदर है एक वाइंडिंग ये दे दी। तो दोस्तों आपको पता है, कोई भी मोटर हो जनरेटर हो उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। तो इसके अंदर एक वाइंडिंग ये रही, एक वाइंडिंग ये रही, और ये इसके अंदर आर्मेचर रहा। तो आर्मेचर का इसके अंदर आर्मेचर है, तो टोटल इसमें 6 कनेक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इसने पूछा है कि ये कौन सा जनरेटर है, डायग्राम दे दिया आपको। ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन बी डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक। ऑप्शन सी संचयी लंबी शंट यौगिक। और ऑप्शन डी संचयी लघु शंट यौगिक। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? यानी कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यानी कि ये जो वाला डायग्राम होता है वो होता है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड का। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हो आप, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, उसमें अगर ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल की अगर अपन दिशा ज्ञात करते हैं कि कौन सी दिशा में अपनी धारा बह रही है, तो इसके लिए अपन कौन से नियम का उपयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अपना कि कार्क स्क्रू नियम। तो देखो, कार्क स्क्रू नियम इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो देखिए, दाहिने हाथ की तो इसने सही कह दिया, लेकिन इसका जो ऑप्शन इसने बीच में जोड़ दिया कि हथेली का नियम, तो देखो इसमें हथेली का नियम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
तो ठीक है दोस्तों, इसमें फ्लेमिंग का नियम तो चलेगा, लेकिन इसमें बाएं हाथ का नियम नहीं चलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा अपना डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों, जनरेटर के अंदर अगर अपन को ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपना जनरेटर है, उसमें अपन को ईएमएफ की गणना करनी है। तो गणना करने के लिए उसका सूत्र पूछा है इसने कि उसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अपना कि उत्पन्न ईएमएफ। भाई उत्पन्न ईएमएफ तो अपन को ज्ञात करना ही करना है, ठीक है। लेकिन उसका सूत्र क्या है, देखो इसने दे दिया कि फेज जेड एन अपॉन 16 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्ट बरोबर में दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है अपना थीटा जेड एन, वो सॉरी फेज जेड एन अपॉन 16 इंटू एम्पियर अपॉन में वोल्ट, पी यानी पोलो की संख्या दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन भी अपना गलत है। अगला है अपना उत्पन्न ईएमएफ, यानी कि सी ऑप्शन है अपना फेज जेड एन अपॉन 16 इंटू पोलो की संख्या बटे में एम्पियर इंटू वोल्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर सी। पहले पोलो की संख्या आती है, बाद में अपॉन नीचे एम्पियर में आता है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर अपन देख सकते हैं व्यू आंसर में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन है अपना कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। देखो दोस्तों, वहाँ पे पूछा था डीसी जनरेटर में, और यहाँ पे पूछ लिया डीसी मोटर के अंदर, ठीक है। तो डीसी मोटर के अंदर ऑप्शन नंबर एक ईबी बराबर वोल्ट बटे आई ए आर ए, यानी कि आई का मतलब धारा होता है, आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, आई ए यानी धारा एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस एम्पियर। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं चल सकता। ऑप्शन नंबर बी ए बी बराबर वी इंटू आई ए आर ए वोल्टस इक्वल टू ए बी बराबर में वी इंटू आई ए डॉट आर ए वोल्टस, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सूत्र नहीं है, इसका सूत्र आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए बी बराबर वोल्टेज माइनस आई ए डॉट आर ए, ये वोल्टस में होता है, ठीक है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आएगा। ई बी बराबर में वोल्टेज माइनस धारा ए डॉट रेजिस्टेंस का ए, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी ये डीसी जनरेटर का एक भाग है, ठीक है, और उसमें ये एक्स का नाम दे दिया कि ये जो वाला स्थान होता है ये भाग किस नाम से कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं, देखो जनरेटर के अंदर एक होता है ध्रुव की नोक, यानी पोलो की टिप्स होती है। तो देखो ये वाले स्थान के अंदर पोलो की टिप्स यहाँ नहीं होती, यानी कि ध्रुव की नोक यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहती। ऑप्शन नंबर बी है अपना ध्रुव कुंडली। तो देखो यानी कि पोल्स की कोइल, तो यहाँ पे भी पोल्स की कोइल इस भाग में बिल्कुल नहीं आती। इसका सी ऑप्शन है पोल कोर। 1 मिनट, पोल कोर, इसलिए इसका ऑप्शन पोल कोर
यहाँ पे नहीं है, मैंने अभी बताया था। और इसमें है अपना ऑप्शन नंबर डी, पोल शू। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वाली जो धार है ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है पोल शू के नाम से। इसलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सातवां सातवां क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया। ठीक है, डायग्राम अपना ये है टोटल, डीसी जनरेटर का डायग्राम है यहाँ। इसमें देखिए, इसमें एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, एम्पियर मीटर लगाया गया है, यहाँ आर्मेचर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लगा दिया? आर्मेचर। आर्मेचर के बाद में दूसरी कुंडली फील्ड वाइंडिंग की दे दी, और इस जनरेटर का नाम पूछ लिया कि इस तरह का जनरेटर कौन सा जनरेटर कहलाता है। तो इसमें नंबर 1 ऑप्शन है शंट जनरेटर। तो देखिए दोस्तों, शंट जनरेटर का डायग्राम इस तरह बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि इसमें लोड कहाँ लगा रखा है? लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर का डायग्राम भी इस तरह बिल्कुल नहीं रहता। ऑप्शन नंबर सी है अपना यौगिक जनरेटर। ठीक है, यौगिक जनरेटर का डायग्राम बिल्कुल यहाँ नहीं रहता है, और इसका ऑप्शन आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलग से उत्तेजित सेपरेटल एक्साइटेड जनरेटर। ओके, 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है अपना कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि जो अपना जनरेटर होता है, क्या होता है? जनरेटर। तो आपको पता है दोस्तों, आपने जनरेटर देखा भी होगा। जनरेटर को जब घुमाया जाता है, उसे चलाया जाता है, तो वो कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा, यानी कि अपन को पता है कि जनरेटर आगे अपन को देता है वो विद्युत सप्लाई देगा, लेकिन ये पूछ ही रहा है कि किस ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा। तो इसमें ऊष्मा क्या होता है? जैसे देखो, आपने देखा होगा, हीटर को देखा होगा, यानी कि अगर विद्युत के अपन हीटर को सप्लाई देते हैं, तो अपना हीटर क्या करता है? ऊष्मा देता है। तो हीटर यहाँ पे काम क्या कर रहा है? हीटर काम कर रहा है अपना कि विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है? वो ऊष्मा में। किसमें चेंज कर रहा है? हीटर ऊष्मा में कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या पूछा? जनरेटर के बारे में पूछा कि जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर बी है गतिशील। तो देखो, गतिशील कोई भी मोटर होती है, विद्युत ऊर्जा से अगर चलाई जाती है, मोटर स्पीड से चलती है तो वो गति करती है, लेकिन वो काम क्या कर रही है? वो कर रही है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर का कार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तीसरा है रासायनिक केमिकल। तो केमिकल का कोई मतलब नहीं है जनरेटर के अंदर इसमें, इसलिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को? देखो, जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले देखो दोस्तों, ये अपना नया चैनल है, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह की अलग अलग वीडियो आपको पास पहुंचाते रहेंगे, टेक्निकल में शॉर्ट क्वेश्चनों की। ठीक है, इसीलिए हम आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है?
कि ये अपना फील्ड दे दिया, कोई भी वाइंडिंग दे दिया जनरेटर की, ठीक है। तो इस फील्ड का नाम पूछा है उन्होंने कि इसका नाम क्या है। इस वाली फील्ड जनरेटर का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है अपना कि लघु संट यौगिक जनरेटर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की वाइंडिंग, यानी कि इस तरह की वाइंडिंग के अंदर लघु संट यानी शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग संट कंपाउंड। तो देखो, बात करते हैं अगर संट की, संट कंपाउंड की, तो संट कंपाउंड तो यहाँ होता ही नहीं है इस वाइंडिंग में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हैं, गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। तो देखिए, डिफरेंशियल की वाइंडिंग इस तरह की नहीं होती, इसलिए इसका आंसर जो अपना रहेगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसलिए यौगिक संचयी यौगिक जनरेटर इस तरह की वाइंडिंग का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 9th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसने पूछ लिया। तो देखो, अगर अपन बात करते हैं, पहले भी आया था लेकिन पहले उसमें ईएमएफ के बारे में आया था। ऑप्शन नंबर ए है अपना, ऑप्शन नंबर ए है कार्क स्क्रू नियम के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, ये कार्क के नियम पे डीसी जनरेटर कार्य नहीं करता। पहले बताया था मैंने ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखो, डीसी जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम नहीं चलेगा, दायां हाथ का नियम भी डीसी जनरेटर में नहीं चलेगा। इसमें चलेगा ऑप्शन नंबर डी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी कि फैराडे का। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी फैराडे का कौन सा नियम चलेगा, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन, आंसर है अपना डी, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। यानी कि अपना जो ईएमएफ गतिशील पूछ रहा है इसने, कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। इसमें ऑप्शन ए है BLV वोल्ट, ऑप्शन बी BL साइन थीटा वोल्ट, BLV साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन डी BLV कोस थीटा वोल्ट। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि BLV साइन थीटा वोल्टस का जो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना इसमें काम आएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यू आंसर में देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अपन मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर अपन को देखनी है, तो उसके लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान कर लेना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम काम में लिया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास में डी। क्या हो जाएगा, डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है। यानी कि कोई भी डीसी जनरेटर होता है, तो ये इसने दिखा दिया बाहर का हिस्सा। क्या दिखा दिया, बाहर का हिस्सा दिखा दिया। तो इस बाहर के हिस्से का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी मोटर या जनरेटर होता है, उसका अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी कि स्टेटर, इसकी बात करें, स्टेटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए स्टेटर क्या होता है।
कोई भी मोटर होती है उसका जो बाहर का हिस्सा होता है यानी कि स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये पूरा का पूरा फाउंडेशन सहित इसने पूछ लिया कि ये पूरा का पूरा भाग क्या होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर स्टेटर गलत आएगा, क्योंकि अंदर घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है, इसलिए बाहर वाला भाग स्टेटर ही कहलाएगा। लेकिन इसने फाउंडेशन सहित पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये स्टेटर गलत होगा। बी ऑप्शन है ध्रुव कोर। तो देखो इसके अंदर की जो वाइंडिंग की जाती है वो ध्रुव पोलों में किया जाता है, इसलिए ये भाग ध्रुव पोल नहीं है। पोल शू भी ये नहीं है, इसलिए इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा अपना योक या फ्रेम, यानी कि इस पूरे भाग को अपन योक या फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योक या फ्रेम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। यानी कि कोई भी डीसी जनरेटर उसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग करनी है 4 पोल की, कितने पोल की करनी है, 4 पोल की करनी है। तो 4 पोल में कितने समांतर रास्ते हैं। तो एक बात बताइए दोस्तों, कोई भी वाइंडिंग होती है, किसी भी पोल में कोई भी वाइंडिंग अगर अपन करते हैं और उस वाइंडिंग को अपन ने संपूर्ण कर लिया, क्या कर लिया, संपूर्ण, यानी कि कंप्लीट कर लेते हैं उस वाइंडिंग को। ठीक है, जैसे मान लो ये अपन ने वाइंडिंग करी, कोई भी पंखा हो कुछ भी हो, तो कंप्लीट करने के बाद में उस वाइंडिंग में से कितने सिरे निकलेंगे, एक वाइंडिंग में से, तो एक वाइंडिंग में से निकलते हैं 2 सिरे। कितने सिरे निकलते हैं, 2 सिरे। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, 4 पोल, यानी कि अगर एक वाइंडिंग में से 2 सिरे निकलते हैं तो 4 पोल किसने पूछी है, तो 4 पोल में निकलते हैं दोस्तों अपने 8 कितने निकलते हैं, कितने समांतर रास्ते हो सकते हैं अपने, 8 समांतर रास्ते अपने 4 पोल डीसी जनरेटर के यानी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 8 आएगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं अपन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जनरेटर दे दिया इसने डीसी जनरेटर का भाग, यानी कि डीसी जनरेटर के अंदर ये जो भाग होता है, क्या होता है, ये जो भाग होता है उस भाग का इसने नाम पूछ लिया। क्या पूछ लिया, नाम पूछ लिया। तो दोस्तों देखिए, डीसी जनरेटर के अंदर ये जो भाग होता है वो किस नाम से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है अपना, साइड एंड प्लेट। तो देखिए डीसी जनरेटर की साइड ये बिल्कुल नहीं होती और प्लेट भी ये नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए अपना गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, पोल शू लेमिनेशन, पोल शू लेमिनेशन ये नहीं रहती, क्योंकि ये वाले भाग आर्मेचर के अंदर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर खंड ये नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी है अपना आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्मेचर कोर का लेमिनेशन होता है वो ये वाला भाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं अपन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्मेचर डीसी जनरेटर का जो भाग होता है उसके अंदर ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो इंटरपोल जुड़े होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं, ये इसने पूछ लिया। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अपना आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बिल्कुल राइट आंसर है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो इंटरपोल जुड़े होते हैं वो आर्मेचर के सीरीज के साथ ही जुड़े होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना आर्मेचर के साथ श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जुड़े होते हैं। ओके दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं अपन, आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है।
कि ये के कहने का मतलब ये है इसका कि एक एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो उसमें जो मैग्नेट की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है कि वोल्टेज का निर्माण करे। क्या है? वोल्टेज का निर्माण करे। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों कि ये के जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है वो मैग्नेट में उसका क्या कारण होता है, क्यों उसकी आवश्यकता होती है मैग्नेट की? तो उसकी आवश्यकता इसीलिए होती है कि वोल्टेज के निर्माण करने में वो सहायक होता है। इसलिए इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं? डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? जो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो देखो, यानी कि इसने ये पूछा है कि डीसी का जो जनरेटर होता है, मशीन होता है, उसमें दो बिंदु लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दो बिंदु। मैंने पहले भी बताया था, वो दो बिंदु कहलाते हैं अपने ब्रुश, कार्बन ब्रुश के नाम से होता है। तो इसने ये पूछ लिया कि वो किसके संपर्क में प्रतिरोध को नापते हैं। भाई हमें पता है कार्बन ब्रुश प्रतिरोध को मापते हैं, लेकिन किसके संपर्क में नापते हैं? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है विपरीत ब्रुश के बीच प्रतिरोध। ये विपरीत में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रुश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। तो दोस्तों ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच, राइजर के बीच प्रतिरोध, देखो मापने को तो ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच ही मापेगा ये, लेकिन इसमें लास्ट में क्या बोल दिया कि राइजर के बीच प्रतिरोध। तो देखो दोस्तों, राइजर के बीच प्रतिरोध कभी नहीं माप सकता ये। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है अपना सी, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। तो जो अपना ये है कि डीसी मशीनों में कौन से दो बिंदु हैं? तो अभी बिंदु तो अपन को पता लग गया, कार्बन बिंदु है, लेकिन जो ब्रुश के संपर्क के प्रतिरोध को मापते हैं तो वो है अपना ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि इसमें देखिए कि एक एक्स का निशान दे दिया। कहाँ पे है ये? तो इसने दे दिया कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया है। यानी कि ये अपना एक डायग्राम दे दिया, उसमें यहाँ एक्स दे दिया, ठीक है, यहाँ इसका मान वैल्यू 0 है। तो ये किस रूप से चिन्हित किया गया है ये एक्स का निशान? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 फुल लोड वोल्टेज पाथ। तो देखिए फुल लोड, लोड की अगर लोड इधर बह रहा है, ये यहाँ एक्स का रूप पूछ रहा है, और लोड की दिशा हमेशा ये आई एल इधर बह रहा है, इधर आई एम्पियर की धारा बह रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपना नहीं हो सकता, क्योंकि इसने यहाँ पूछा है। ऑप्शन नंबर बी है आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। हाँ, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि जो आर्मेचर का रिएक्शन ड्रॉप होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। तो इसका आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। इसका आंसर होगा हमेशा रिएक्शन में मापता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर होएगा वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? यानी कि इसने पूछ लिया। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ अगर समांतर में जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या हो सकता है? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो देखिए शंट कंपाउंड जनरेटर है, समांतर में नहीं जुड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 2 कम्युलेटिव कंपाउंड, ये भी समांतर में नहीं होता है। नंबर 3 है डिफरेंशियल कंपाउंड, ये भी अपना समांतर में नहीं जुड़ा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा अपना डी, यानी कि लघु शंट यौगिक जनरेटर है अपना, वो अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर
डी होगा, यानी कि लघु शंट यौगिक कंपाउंड जनरेटर होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, समांतर में जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, यानी कि जो अपना डीसी जनरेटर है वो क्यों आर्मेचर कोर के साथ में पटलित यानी कि लेमिनेटेड होता है, क्यों? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ताम्र हानि को कम करें। तो देखो लेमिनेटेड अगर एक डीसी आर्मेचर की कोर में लेमिनेटेड होता है तो उसमें ताम्र हानि को कम करने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर अब मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करता हूं, यानी घर्षण हानि को कम करें। तो दोस्तों अगर जनरेटर के अंदर जनरेटर अगर कार्य कर रहा है तो आर्मेचर कोर में अगर लेमिनेटेड है तो घर्षण हानि करे या लाभ करे इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी है हिस्टेरेसिस हानि को कम करे, तो हानि के कोई काम बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करता है, यानी कि एक डीसी जनरेटर आर्मेचर कोर के साथ अगर पटलित यानी लेमिनेटेड है तो वो उसकी भंवर धारा हानि को कम करेगा, इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, यानी कि जो डीसी जनरेटर होता है उसका आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि एसी मोटर होती है। मोटर दो तरह की होती है, एक डीसी सप्लाई से चलने वाली और दूसरी एसी सप्लाई से चलने वाली। एसी सप्लाई से चलती है वो तो अपन को पता है कि रोटर होता है, रोटर घूमता है और स्टेटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो सिंगल फेज में दो तरह की वाइंडिंग होती है, थ्री फेज में थ्री तरह की होती है, वो अपन को पता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं अगर डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर के अंदर एक वाइंडिंग होती है आर्मेचर के अंदर। तो इसने ये किया कि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो कम होता है, लेकिन क्यों होता है, तो उसका आंसर देना अपन को। इसमें ऑप्शन नंबर ए है अपना कि आर्मेचर धारा कम करे, आर्मेचर धारा कम करे। तो देखो दोस्तों, अगर आर्मेचर का प्रतिरोध कम है तो धारा कम हो नहीं सकती, इसका कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। वेरी गुड, आर्मेचर हमेशा काम क्या करता है कि वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सर्च करते हैं अपन। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों, घड़ी की दिशा हमेशा राइट हैंड साइड चलती है। तो इसने भी ये पूछ लिया कि जो डीसी जनरेटर में अपन हैंडल देते हैं या फिर वो चलता है तो वो हमेशा घड़ी की दिशा में ही क्यों चलता है। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ब्रुश को नुकसान से बचाए। तो देखिए दोस्तों, अगर जनरेटर चाहे क्लॉकवाइज घूमे घड़ी की दिशा में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ब्रुशों को कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, यानी प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व की रक्षा के लिए। हाँ, ये इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि चुंबकत्व की रक्षा के लिए डीसी जनरेटर को राइट दिशा में ही घुमाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ओके दोस्तों, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। कि जो बड़ा डीसी जनरेटर होता है उसमें घुमावदार क्षतिपूर्ति, यानी कि डीसी जनरेटर का जो प्रोवाइडेड इन लार्ज एरिया होता है तो वो बड़ा एरिया क्यों प्रदान किया जाता है, इसने ये पूछा है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर एक, अधिक लोड कनेक्ट करें। तो देखो दोस्तों, अगर उसका वाइंडिंग में अगर ज़्यादा घुमावदार करेंगे तो उसमें लोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे। तो देखिए दोस्तों, कम्यूटेशन इफेक्ट पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऑप्शन नंबर सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव है उसको बेअसर कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज अपन लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, और ये क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डीसी जनरेटर है अगर वोल्टेज का निर्माण करता है वो, तो ज़्यादातर वो असफल रहता है। तो इसका ये पूछ लिया इसने कि क्यों असफल होता है। ऑप्शन नंबर ए है अपना कि डिले ब्रूस संयोजन, यानी कि जो उसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर जो पुरुष संयोजन लगे होते हैं अगर वो ढीले हैं तो वो क्या नहीं बना पाएगा वोल्टेज। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ढीले कनेक्शनों से जनरेटर वोल्टेज के निर्माण में कोई बाधा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। अगर आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक होगा तो वो नहीं हो सकता, यानी वोल्टेज का निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ऑप्शन नंबर सी है अपना फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। वेरी गुड, यानी कि इसने क्या कह दिया कि जो फील्ड प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध से अगर ऊपर होगा, यानी कि फील्ड प्रतिरोध का जो मान होता है वो अगर क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है तो अपना डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड है। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करा पाए, और टाइम टाइम पे हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद। और अगर और कोई गलती हुई होगी तो आगे देखते हैं, सुधारेंगे।